हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ जिसका नाम है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 एनसीएफ 2005। ये एनसीएफ 2005 है जो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसको पढ़ने बैठो तो इसमें हम इतने पेज हैं, इतने पृष्ठ हैं कि हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसको मैंने मेन जो पॉइंट्स हैं इसमें से एनसीएफ में से उनको लिख लिया है और उन लिखे हुए पॉइंट से मैं आपको पढ़ाना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि इस एनसीएफ में मुख्य बिंदु क्या क्या थे। आओ जानें। एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, यह हमारा चौथा एनसीएफ था, चौथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा थी। इससे पहले हमारा पहला जो एनसीएफ आया था वो 1975 में 1975 में आया था, और दूसरा जो आया था सेकंड वो 1988 में आया था, और तीसरा था जो एनसीएफ वो 2000 में आया था। ये हमारा चौथा एनसीएफ है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। तो ये जो एनसीईआरटी है जो इसने इसके फ्रेम को डिसाइड किया था 19 जुलाई 2004, और इसको एनसीएफ को 22 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया था, और 17 स्टेट थी जो 17 स्टेट थी जो उनके सिलेबस में इसको लागू किया गया था। प्रोफेसर यशपाल थे जो वो चेयरमैन थे उस समय, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, और इसको कैब है जो वो उसने उसको पास किया था, और एनसीईआरटी है जो इसने इसको बनाया था। एनसीईआरटी ने फ्रेम किया था एनसीएफ को। एनसीईआरटी है जो फ्रेम करती है, और कैब है इसको लागू करती है, और एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो इसको लागू कर देता है, मतलब इम्प्लीमेंट कर देता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, पास्ड बाय कैब, कैब की फुल फॉर्म यहाँ पर देखिए सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, कई बार पूछ ली जाती है। आगे पास्ड इन सितंबर 2005, इसको सितंबर 2005 में पास कर दिया गया था। बेस्ड ऑन लर्निंग विदाउट बर्डन, यह शिक्षा बिना बोझ के पर आधारित थी, मतलब बिना भार के शिक्षा है जो वो ग्रहण कैसे करनी है बच्चों को। इस लर्निंग विदाउट बर्डन बात का है जो ये 1986 में जो हमारी एनपी की बात हुई थी उसमें भी इस विषय पर विचार विमर्श किया गया था। उसी को आधार बना करके ही इस एनसीएफ में लर्निंग विदाउट बर्डन पर जोर दिया गया। एनसीईआरटी ने 10 लाख हर एक स्टेट को ग्रांट दिया था कि इसको लागू करना है, प्रमोट करना है हर स्टेट में। प्रत्येक स्टेट को 10 लाख का ग्रांट दिया था ताकि जो एनसीएफ है ये लागू हो जाए, शुरू हो जाए। और इसको सपोर्ट करने के लिए एससीईआरटी, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एंड डाइट मतलब डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इन्होंने इम्प्लीमेशन किया था, इसका सपोर्ट किया था दोनों ने। कई बार एससीईआरटी इसकी फुल फॉर्म के बारे में पूछ लिया जाता है, और डाइट की फुल फॉर्म के बारे में पूछ लिया जाता है। जो एससीईआरटी है ये स्टेट लेवल पर है, और डाइट है जो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। तो इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करने में सपोर्ट किया था दोनों ने। आगे 8वीं अनुसूची में, जो हमारी संविधान की अनुसूचियां हैं उसमें 8वीं अनुसूची है जो, उसमें 22 भाषाएं हैं जो, उन 22 भाषाओं में इस एनसीएफ का अनुवाद किया गया था, ट्रांसलेट किया गया था। और यह जो एनसीएफ है वो रचनावाद पर आधारित था, लर्निंग बाय डूइंग, कंस्ट्रक्टिविज्म है जो, मतलब करके सीखने पर आधारित था। और इसमें 10वीं का जो कक्षा का बोर्ड है वो ऑप्शनल लिया गया था कि बच्चा इच्छा है देने की बोर्ड वाले पेपर तो वो दे सकता है, अन्यथा वो बिना बोर्ड के पेपर भी दे सकता है, तो ये ऑप्शनल था। इसके बाद हमारा पर्पज क्या होते हैं, किसी भी कार्य को करते हैं या कोई भी हमारा नीति बनती है, नियम बनता है, उसका कोई ना कोई पर्पस होता है। तो इस एनसीएफ के पर्पस क्या थे, उद्देश्य क्या थे। कई बार इन 5 उद्देश्यों में से, जो हमारे उद्देश्य हैं इन 5 में से 2-3 उद्देश्य सही दे दिया जाता है, एक गलत दे दिया जाता है। उससे क्या होता है फिर, एक उस वो जो गलत है वो छांटना होता है। तो हमें 5 उद्देश्य इसके पता होने चाहिए। सबसे पहला उद्देश्य है जो इसका,
शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रोट लर्निंग, मतलब जो हमारी रोट लर्निंग है, रट्टा जो लगवाते हैं बच्चों से किसी भी या प्रश्न को याद करने के लिए, किसी भी थ्योरम को याद करने के लिए, तो उससे बच्चों को दूर लेकर जाना है। मतलब रटंत प्रवृत्ति से बच्चे को दूर रखना है, रट्टे से दूर रखना है, मतलब उसको समझाना है। दूसरा उद्देश्य था कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसको स्कूल से बाहर जो हमारे जीवन है उससे जोड़ना है। स्कूल तक ही सीमित ना रहे, स्कूल्स में जो हम सीखें उसका कहीं ना कहीं हमारे बाहरी जीवन से भी जुड़ाव होना चाहिए। जैसे उदाहरण देकर हम सिखा सकते हैं बच्चों को अपने लाइफ में से, इस तरीके से मतलब स्कूल से है जो बाहरी जीवन को जोड़ना है, बाहरी जीवन से स्कूल को जोड़ना है, स्कूल को बाहरी जीवन से जोड़ना है, ताकि बच्चे का ज्ञान है जो वो बढ़े और उस ज्ञान को बच्चे बाहर अपनी लाइफ में भी प्रयोग में ला सकें। तीसरा पर्पस था एग्ज़ाम। एग्ज़ाम कैसा होना चाहिए? इंटीग्रेटेड इनटू क्लासरूम लर्निंग एंड फ्लेक्सिबल। कहने का मतलब यह है कि जो एग्ज़ाम है वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, लचीलापन होना चाहिए उनमें। ये ना हो कि बस हो गया तो हो गया, जो बताया गया बस इसके अलावा कुछ नहीं है। बच्चे के आधार को देखते हुए उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखना बहुत ज़रूरी है, और जो क्लासरूम में हमने सीखा है उसके आधार पर है जो एग्ज़ाम होना चाहिए। चौथा उद्देश्य था इसका टू इनरीच द कैरिकुलम सो दैट इट गोज़ बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। मतलब कहने का यहाँ पर है कि जो पाठ्यक्रम है वो पुस्तकों तक ही सीमित ना रहे, मतलब ज्ञान है जो पाठ्यक्रम है वो पुस्तकों तक ही सीमित ना रहे, पुस्तकों से भी बाहरी जीवन को जोड़ा जाए। पुस्तकों के अलावा भी जो हम कार्य करते हैं, सीखते हैं, देखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे ज्ञान को बढ़ाता है। तो पुस्तकों तक ज्ञान को सीमित न रखें, अर्थात अगर पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं तो वो ज्ञान हमारा किसी काम का नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हम बहुत कुछ सीखते हैं देखने से, सुनने से, तो ये भी हमारे ज्ञान का एक हिस्सा है। तो पुस्तकों तक ज्ञान को सीमित न रखें। आगे पांचवा उद्देश्य था इसका अच्छा नागरिक बनाने हेतु जीवन मूल्य डालना। जो बच्चों को हम पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनके अंदर संस्कार भी होने चाहिए, वो अच्छे नागरिक बने, पढ़ लिख करके देश का नाम रोशन करें। उनके अंदर ऐसी लाइफ मॉरल वैल्यूज़ हैं जो वो डालनी आवश्यक है। ये 5 मुख्य उद्देश्य है एनसीएफ के थे। इन्हीं में से कई बार प्रश्न आता है, इनमें से 3 उद्देश्य सही डाल देते हैं, एक गलत डालते हैं, तो वो हमें छांटना था कौन सा उद्देश्य नहीं है। अगर हमें 5 उद्देश्य पता होंगे तभी तो हम छांट पाएंगे कि कौन सा नहीं है। तो इन 5 उद्देश्यों को अच्छे से ध्यान से समझ लेना है। आगे है एनसीएफ स्टार्ट विद टैगोर ऐसे। जो टैगोर जी थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनके ऐसा उनका एक निबंध था सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। इसके आधार पर ही एनसीएफ को बनाया गया है, संस्कृति और सभ्यता, इसके आधार पर ही एनसीएफ का निर्माण किया गया है। आगे क्रिएटिव स्पिरिट एंड जेनियस जॉय और की इन चाइल्डहुड। जो ये एनसीएफ है ये टैगोर जी की इस पंक्ति पर आधारित है। आगे इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि इसमें हमें सीखने को क्या क्या मिलेगा, बच्चों को किस तरीके से हम सिखाएंगे, और बच्चों के लिए इसमें क्या क्या नए तरीके हैं जिससे बच्चे सीख जाएं। तो लर्निंग विदाउट बर्डन, सबसे पहले तो यही होगा कि बच्चे हैं जो वो बिना बोझ के शिक्षा ग्रहण करेंगे, अर्थात उनके ऊपर शिक्षा का कोई बोझ नहीं होगा। वो सीखेंगे लेकिन एक्टिविटी से, किसी भी तरीके से सीखें, बर्डन ना हो कि आपको ये करना ही है, क्योंकि बोझ के नीचे दबकर कभी भी शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती। एग्ज़ाम फ्लेक्सिबल, इसमें एग्ज़ाम की जो वो है, एग्ज़ाम है जो परीक्षा है जो वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, मतलब लचीली होनी चाहिए। आगे है इसमें चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, बच्चे को सेंटर में रख करके, मतलब बच्चे के आधार पर ही अप्रोच है, जो कोई भी उपागम है वो हमें लगाना है। एक्टिव लर्निंग पार्टिसिपेशन, जो बच्चे हैं उनको एक्टिव रखना है,
अधिगम में एक्टिव रखना है। किसी भी एक्टिविटी के माध्यम से क्लास में उनको एक्टिव रखना है। ये ना हो कि हम पढ़ा रहे हैं और बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बच्चे समझ रहे हैं, कुछ बच्चे आराम से बैठे हैं। तो ऐसी एक्टिविटी प्लान करनी है जिन एक्टिविटियों के माध्यम से एक्टिविटी रखनी है ताकि क्लास में सभी बच्चे इक्वल सीखें। आगे है असिस्टेंट ऑफ, जो ये टीचर एज अ फैसिलेटर। टीचर है जो यहाँ पर एक फैसिलेटर का काम करेगा, सुविधादाता का काम करेगा। टीचर यहाँ पर कोई समझाने का, अधिक समझाने का काम नहीं करेगा। बच्चे को जहाँ पर दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो अध्यापक वहाँ पर उसको सही गाइडलाइन देगा, बताएगा और बच्चा उसको आगे सीखता चला जाएगा। तो टीचर यहाँ पर फैसिलेटर के रूप में काम करेगा। ये एक प्रश्न बहुत बार पेपर में आया हुआ है कि एनसीएफ के आधार पर जो अध्यापक है वो किस प्रकार की भूमिका अदा करता है। तो वो एक फैसिलेटर है, सुविधादाता है। आगे हम इसके कुछ मुख्य बिंदु पढ़ लेते हैं। इसमें शिक्षा के लिए कैसा है, आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी, कला समेकित जो एक्टिविटी हैं वो बच्चों के लिए होनी चाहिए। वर्क एजुकेशन होनी चाहिए और स्किल डेवलपमेंट, कोई ना कोई स्किल है जो उसका विकास होना चाहिए। जैसे कोई बच्चा किसी कार्य को सीख रहा है तो वो उस कार्य को इतना अच्छे से सिखाएं कि अगर पढ़ाई के बाद बच्चा कहीं कुछ काम नहीं कर पा रहा है तो जो स्किल उसने स्कूल में सीखी है उसके आधार पर वो अपना जीवन यापन कर सके। आगे प्यूपिल टीचर रेशो इसमें कितना बताया गया है, 30 बच्चे हैं तो एक टीचर की यहाँ पर आवश्यकता होती है। और अपर प्राइमरी है जो बच्चे, वहाँ पर 35 बच्चों पर एक टीचर की आवश्यकता होती है। तो इसमें कुछ आगे मेन पॉइंट हैं। जो असिस्टेंट ऑफ यशपाल थे, उन्होंने यहाँ पर 3 पिलर्स ऑफ एजुकेशन बताए हैं। क्या क्या थे उसमें, एनसीएफ के लिए 3 पिलर ऑफ एजुकेशन, इक्वालिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। इन तीनों के कई बार पेपर में इन तीनों में से एक दे दिया जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा है जो एजुकेशन पिलर्स यशपाल जी ने बताए हैं। तो ये तीनों हमें याद रखनी है, इक्वालिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। इसके आगे है जो एनसीएफ है, इसने इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट किया है। समावेशी शिक्षा है जो इसको प्रमोट किया है कि हर प्रकार का बच्चा एक ही छत के नीचे शिक्षा ग्रहण करेगा। समावेशी शिक्षा को इन्होंने प्रमोट किया है। उनको स्पेशल किसी स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, वह सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा ग्रहण करेगा। उसके बाद है यहाँ पर मल्टी लैंग्वेज है, जो इन्होंने मल्टी लैंग्वेज को, बहुभाषा को एक रिसोर्स की तरह, एक संसाधन के रूप में देखा है। कि कई बार क्या होता है, कक्षा में विभिन्न प्रकार की भाषा जानने वाले बच्चे होते हैं, तो टीचर को यह नहीं देखना है कि मैं अब क्या करूं, इतने अनेक प्रकार की भाषाएं हैं यहाँ पर, मैं कैसे समझाऊं। यह एक संसाधन के रूप में, रिसोर्स के रूप में हमें इसको काम में लाना है। इससे हमें बच्चों को कुछ नया सिखाना है। एक बच्चा कितने प्रकार की भाषाएं सीख सकता है कक्षा में, एक अध्यापक कितनी प्रकार की भाषाएं सीख सकता है। आप इस तरीके से इस शब्द का, संसाधन का प्रयोग करते हुए इसको हमने रिसोर्सफुल बनाना है। इस जो ये है बहुभाषा एक संसाधन है या नहीं है, इसके आधार पर हर बार सीटेट में एक प्रश्न जरूर आता है। तो इसमें हमने करना है, क्योंकि ये एक संसाधन है, ये कोई बाधा नहीं है। इसमें कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बहुभाषा है जो एक बाधा के रूप में काम करता है या एक संसाधन के रूप में काम करता है। तो यह एक संसाधन के रूप में काम करता है, न कि एक बाधा के रूप में। तो ये एनसीएफ ने इसको प्रमोट किया है कि मल्टी लैंग्वेज एज अ रिसोर्स। आगे है कंस्ट्रक्टिव लर्निंग। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग रचनात्मक अधिगम, बच्चा कुछ सीखे, नया करके सीखे और वो उसे ग्रहण करे। इसमें आगे भाषा के बारे में बताया गया है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला, त्रिभाषा सूत्र है जो इसमें एनसीएफ में बताया गया है कि पहले ये इसमें जो हमारा मीडियम होगा, माध्यम होगा शिक्षा देने का, वो मदर टंग होगा, मातृभाषा होगा। और इसमें बच्चा है जो पहली भाषा मदर टंग होगी उसकी, दूसरी नॉन हिंदी और तीसरी है जो इंग्लिश, कोई भी ऐसी भाषा जो इंडियन लैंग्वेज हो या वहाँ की कोई ऐसी भाषा, मतलब 3 भाषाएं हैं जो बच्चे को यहाँ पर देनी ही है। त्रिभाषा सूत्र फॉर्मूला
एनसीएफ ने ही प्रमोट किया था। इसके बाद है हमारा आइए हमारे इसमें कुछ बचा थोड़ा सा और कि एनसीएफ ने और क्या क्या बताया है। पेरेंट्स शुड बी इनवाइटेड इन स्कूल टू इंटरेक्ट द स्टूडेंट्स अबाउट देयर प्रोफेशन एंड फील्ड टाइप ऑफ वर्क। मतलब कहने का क्या है यहाँ पर कि एक गेस्ट लेक्चर के रूप में पेरेंट्स है या कोई बच्चों का कोई ऐसा व्यक्ति है जो काम करता है, जैसे कोई नर्स है, कोई ऑफिस में काम करता है, कोई सेना में काम करता है, तो उनको स्कूल में इनवाइट किया जा सकता है और उनको वो आकर के बच्चों को अपने कार्य के बारे में बताएंगे, जिससे बच्चों को उस कार्य का ज्ञान होगा और बच्चे उसके प्रति थोड़ा सा जागरूक होंगे। अगर किसी बच्चे की इच्छा है सेना में जाने की, डॉक्टर लाइन में जाने की, तो उनके विचार सुन करके वो कुछ ना कुछ नया सीखेगा और अपना कार्य है जो अच्छे से ढंग से करेगा। मतलब एक गेस्ट लेक्चर के रूप में इनवाइट किया जा सकता है। आगे एनसीएफ में जो है मेन बातें हैं जो लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना है, और ईच चाइल्ड कैन कोरिलेट विद डेली लाइफ, प्रत्येक बच्चे को डेली लाइफ से जोड़ना है, और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, और शुड डेवलप क्रिटिकल एबिलिटी, और उसमें तार्किकता है जो योग्यता पैदा करनी है, और बच्चे के अंदर एक्टिविटी बेस्ड मतलब गतिविधियों के आधार पर वो सीखेगा। जितनी भी बच्चा एक्टिविटी करेगा कक्षा में, जितनी भी गतिविधियां करेगा, वो कुछ ना कुछ उनसे नया सीखेगा और उससे उसके अंदर डेवलप होगा क्रिटिकल जो एबिलिटी है, तार्किक योग्यता है जो वो उसके अंदर विकसित होगी। और कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, और उसको मूर्त से अमूर्त की ओर लेकर जाना है। मतलब जो चीज़ें उसे दिखाई दे रही हैं, जिनके बारे में वो सोच सकता है, उससे उसको उस तरफ लेकर जाना है जो देख नहीं पा रहा लेकिन उनके बारे में सोच पा रहा है। मतलब एक दिखाई न देने वाली चीज़ों के बारे में बच्चा कितना सोच सकता है, कितनी कल्पना कर सकता है, बच्चे को यहाँ तक लेकर जाना है। नोन टू अननोन, मतलब जानता है जो ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो नहीं जानता है उसकी तरफ लेकर जाना है। क्योंकि शिक्षा है जो हम शुरू करते हैं, जो बच्चा जानता है उसी से शुरू करते हैं, धीरे धीरे उससे पूछते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे बताता जाता है। अब वो उस पॉइंट पर आ जाता है जो उसे पता नहीं है, लेकिन हम उसके बारे में बताते हैं और उसका ज्ञान है जो इससे बढ़ता है। तो इन चीज़ों का मुख्य इसमें ध्यान रखना है। आगे है इसमें राष्ट्रीय मुद्दों की नीतियों जैसे मानवाधिकार, यौन न्याय आदि के प्रति संवेदनशील होना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ मैथ, साइंस एंड लैंग्वेज, लैंग्वेज और मैथ और साइंस ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनको हमें बहुविषयक के साथ जोड़कर चलना है। यह नहीं है कि बस मैथ साइंस पढ़ता है तो बच्चा लैंग्वेज के बारे में उसे कुछ नहीं पता है। अगर बच्चा लैंग्वेज पढ़ेगा, मैथ पढ़ रहा है तो लैंग्वेज पढ़ेगा तभी तो मैथ भी समझ पाएगा, क्योंकि टीचर है जो किसी न किसी भाषा के माध्यम से उससे बात करेंगे, इंग्लिश से, हिंदी से। अगर बच्चा हिंदी और इंग्लिश दोनों को नहीं जानेगा तो मैथ साइंस को कैसे पढ़ पाएगा। इसलिए मैथ साइंस है जो वो भी लैंग्वेज से ही जुड़ी हुई हैं। और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, इनको बहुविषयक उपागम के साथ जोड़कर रखना है। मतलब सभी विषयों को आपस में कनेक्ट करके रखना है ताकि बच्चा मैथ और साइंस से ही बंधा ना रहे, वह इसके साथ साथ भाषाओं का भी उसे ज्ञान हो और सभी विषयों का उसे भरपूर मात्रा में ज्ञान मिले। आगे इसमें हम कौन कौन सी गतिविधियों का प्रयोग कर सकते हैं। समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन, ड्राइंग, पोस्टर, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, कल्चरल एक्टिविटी हैं, और पर्यटन मतलब इधर उधर घूमने का कार्य है। क्लबों का निर्माण कर सकते हैं बच्चों के साथ, इको क्लब है, मैथ क्लब है, इस प्रकार के क्लब है जो बच्चों के लिए निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चा है जो स्कूल में ना बहुत अधिक मात्रा में सीख कर जाएगा। बच्चा स्कूल में बोर नहीं होगा। बाकी बच्चे दो चार जो सीख रहे हैं उनके साथ जो बच्चे ऐसे बैठे रहते हैं वो एक्टिविटी के माध्यम से क्लास में जुड़े रहेंगे, अंगेज रहेंगे, जुड़े रहेंगे और वो कुछ परसेंट जरूर सीख कर कक्षा में से जाएंगे। आगे भाषाई कौशल है जो LSRW, इसके ऊपर भी एनसीएफ ने कहा है कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन चारों कौशलों के ऊपर एनसीएफ ने बात की है। उसके बाद इसमें मूल्यांकन पर क्या बात हुई है। CCE
CCE कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात भी NCF ने की है। इसमें बच्चे के पढ़ाई के साथ साथ ही उसके मूल्यांकन के बारे में हमें जानकारी रखने कि बच्चे ने कितना सीखा और जो सीखा उसने कैसा सीखा, मतलब उसमें कितनी कमियां हैं अभी, उसको साथ के साथ सुधार करना है। तो ये फॉर्मेटिव FA1 होते हैं, FA2 होते हैं, जो सब ये होते हैं, ये इसी आधार पर होते हैं, CC के आधार पर। रचनात्मक मूल्यांकन में क्या होगा कि बच्चा, जैसे मान लीजिए हमने कोई पाठ पढ़ाया, बच्चे से हमने कुछ प्रश्न पूछे उस पाठ से रिलेटेड, अगर बच्चा प्रश्नों के उत्तर सही दे रहा है या अपने विचार व्यक्त कर रहा है उससे संबंधित, इसका मतलब उसे समझ में आ रहा है। अगर उसे समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसी समय उस पाठ के बारे में, उन प्रश्नों के बारे में बताते हैं। तो इससे बच्चा है जो उसी समय उसके डाउट दूर हो जाते हैं और वो उसे सीख लेता है। तो ये रचनात्मक मूल्यांकन हो जाता है। हम उसकी जो डाउट है वो दूर कर देते हैं और बच्चे को समझा देते हैं। तो ये फॉर्मेटिव और सबमेटिव दो प्रकार के इवैल्यूएशन हैं और इनके बारे में पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, उदाहरण देकर पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए बच्चा स्कूल, आपने बच्चे को होमवर्क दिया है, वो स्कूल घर से होमवर्क करके लाया है, तो ये किस प्रकार का इवैल्यूएशन है, फॉर्मेटिव है, सबमेटिव है, किस प्रकार का है। इस तरीके के उदाहरणों के माध्यम से हमसे इवैल्यूएशन के बारे में पूछा जाता है। तो ये FA1, FA2, SA1, SA2 ये सारे इवैल्यूएशन की ही टेक्निक है, एक टाइप है। तो बच्चे को हम इस प्रकार से इवैल्यूएट करते हैं, बच्चे का मूल्यांकन इन तकनीकों से हम कर पाते हैं। और बच्चे अगर फॉर्मेटिव के अंतर्गत हैं तो हम बच्चे की कमियों को, बच्चे के जो समस्याएं हैं उनको दूर कर देते हैं। लेकिन सबमेटिव जो असेसमेंट होगा उसमें हम बच्चे की जो कमियां हैं, बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, उनको दूर नहीं कर पाएंगे। इन दोनों में ये खास अंतर है। बहुत बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि फॉर्मेटिव सबमेटिव में अंतर क्या है। फॉर्मेटिव होता है कक्षा के दौरान जब हम पढ़ रहे हैं, आपको उस समय आपने बच्चे से कुछ पढ़ाया, उसके बारे में पूछा, बच्चे का उसी समय डाउट दूर किया, कोई छोटा मोटा टेस्ट ले लिया, जैसे स्कूल में ही कोई प्रश्न लिखवा के देख लिया, फिर उसका चेक करके उसको वापस कर दिया, समझा दिया उसको, ये सारे फॉर्मेटिव में आएंगे। लेकिन सबमेटिव असेसमेंट जो होगा बच्चे, वो पेपर के रूप में होता है। आप उसे बस वो पेपर हो गया, प्रश्न उत्तर लिख दिए और उसने, बच्चे ने सबमिट करवा दिया उसको। अब सबमिट करवाने के बाद उसको चेक करोगे और चेक करने के बाद उसको ग्रेड दोगे, नंबर दोगे, ये सारे सबमेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो ये खास अंतर है दोनों के अंदर। तो उम्मीद करती हूँ कि NCF 2005 है जो, वो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो ये पॉइंट लिखे हुए हैं इनको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इनसे बाहर NCF में कुछ भी नहीं है। ये सारे ही मुख्य मुख्य पॉइंट है जो लिखे गए हैं, मुख्य बिंदु हैं वो जो लिखे गए हैं। तो किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और कोई पढ़ाने का तरीका है जो उसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता हो तो उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। मैं अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रही हूँ कि जैसे मैंने इन नोट्स को पढ़ करके तैयारी करके अपने CTET 3-4 बार क्लियर किए हैं, वैसे आप सभी भी CTET क्लियर कर लो। धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।